कंपनीज एक्ट 2013 मैंने स्टार्ट करवाया था, ठीक है। आज हम लोग उसी चैप्टर में क्लासेस ऑफ कंपनीज अंडर कंपनीज एक्ट पढ़ेंगे। समझ में आया? अच्छा देखो, क्लासेस ऑफ कंपनीज़ क्या होता है। कंपनीज़ ऑन द बेसिस ऑफ मेंबर्स, जैसे होता है 1 पर्सन कंपनी, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी। ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी होता है लिमिटेड कंपनी, अनलिमिटेड कंपनी। ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल होता है होल्डिंग, एसोसिएट। ऐसे बहुत सारे टाइप्स ऑफ कंपनीज़ है, तो उन्हीं क्लासेस ऑफ कंपनीज़ को हम लोग अभी समझेंगे, ठीक है। अच्छा, सबसे पहला क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी। देखो, ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी 3 तरीके के कंपनीज़ होते हैं। नॉर्मली 2 तरीके का ही होता है, लिमिटेड, अनलिमिटेड। लिमिटेड को फर्दर क्लासीफाई किया गया है लिमिटेड बाय शेयर्स, लिमिटेड बाय गारंटी में, ठीक है। इसीलिए ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी में तुमको 3 तरीके का कंपनी दिखेगा। पहला है लिमिटेड बाय शेयर्स, दूसरा है लिमिटेड बाय गारंटी, और लास्ट है अनलिमिटेड। सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले मैं तुम लोगों को बता दूं कि लिमिटेड और अनलिमिटेड में फ़र्क क्या है। अनलिमिटेड कंपनी का मतलब है कि उस कंपनी में तुम्हारा लाइबिलिटी जो है वो अनलिमिटेड रहेगा। समझ में आया? मतलब जितना भी तुम्हारा डेप्ट है वो तुम्हें चुकाना ही पड़ेगा, भले ही उसके लिए तुमको तुम्हारे घर का प्रॉपर्टी क्यों ना बेचना पड़े। लेकिन लिमिटेड हो जाने से एक फ़ायदा क्या होता है कि तुम्हारा लाइबिलिटी लिमिटेड हो जाता है। अब उसी चीज़ को हम लोग अच्छे से यहाँ पे समझेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्या है, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। क्या बोला है, सेक्शन 2/22 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 डिफाइंस दैट व्हेन द लाइबिलिटी ऑफ द मेंबर्स ऑफ अ कंपनी इज लिमिटेड by its memorandum of association to the amount, if any, unpaid on the shares held by them, it is known as company limited by shares। देखो, इसको मैं थोड़ा सा बता दूं कि ये होता क्या है। सपोज़ कि एक्स लिमिटेड एक कंपनी है, ठीक है। सपोज़ एक्स लिमिटेड एक कंपनी है जिसमें ए एक मेंबर है, समझ में आया? बी भी एक मेंबर है, सी भी एक मेंबर है, ठीक है। इन तीनों ने 10,000 करके शेयर्स लिए थे, ठीक है। इन तीनों ने कंपनी में से 10,000 करके शेयर्स लिए थे, समझ में आया? तभी तो ये लोग कंपनी के मेंबर्स बन गए, ठीक है। अब 10,000 शेयर्स का टोटल अमाउंट सपोज़ होता है 1 लाख, इसका भी होता है 1 लाख, इसका भी होता है 1 लाख। अब ए ने क्या किया, ए ने 1 लाख नहीं दिया, ए ने 20,000 रुपया फ़िलहाल पेमेंट किया। बी ने क्या किया, बी ने 40,000 पेमेंट किया, ठीक है। और सी ने क्या किया, सी ने 10,000 पेमेंट किया, ठीक है। इसका मतलब ए का अनलिमिटेड अमाउंट कितना, एक्सट्रीमली सॉरी, ए का अनपेड अमाउंट अभी कितना है शेयर्स पे। 1 लाख रुपए वाले शेयर्स थे जिसमें से ए ने 20,000 पेमेंट कर दिया, तो इसका मतलब ए का शेयर्स पे अनपेड अमाउंट अब कितना है। ये जो 10,000 शेयर्स है इस पे अनपेड अमाउंट अब कितना है, 80,000। इसका मतलब किसी भी सिचुएशन में ए अभी फ़िलहाल 80,000 के लिए लायबल होगा, ठीक है। उससे ना एक पैसा ज़्यादा ना एक पैसा कम। उसी तरीके से बी ने 10,000 शेयर्स के बदले 1 लाख होता था, लेकिन बी ने 40,000 दिया। इसका मतलब बी का अभी अनपेड अमाउंट कितना है, 60,000। तो इसका मतलब बी किसी भी सिचुएशन में 60,000 तक अब लायबल रहेगा। सी ने कितना पेमेंट किया, सी ने भी 10,000 शेयर्स लिया था जिसका टोटल अमाउंट 1 लाख होता है, लेकिन 1 लाख में से सी ने कितना पेमेंट किया था, 10,000, ठीक है। तो इसका मतलब सी अब किसी भी सिचुएशन में 90,000 तक के लिए लायबल होगा। समझ में आया? ये होता है लिमिटेड बाय शेयर्स। इसका मतलब क्या है, कोई भी सिचुएशन आए, लायबिलिटी कितने भी अमाउंट का हो, लेकिन ना ए को, ना बी को, ना सी को, किसी को भी अपना पर्सनल प्रॉपर्टी बेचना नहीं पड़ेगा। जितना भी उनके शेयर्स पे अनपेड अमाउंट है, जैसे ए का 80,000 था, बी का 60,000, सी का 90,000, बस यही अनपेड अमाउंट तक का लायबिलिटी है उनका। समझ में आया? तो वही यहाँ पे बोल रहा है कि सेक्शन 2/22 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 डिफाइंस दैट व्हेन द लाइबिलिटी ऑफ द मेंबर्स ऑफ अ कंपनी इज लिमिटेड बाय इट्स मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन टू द अमाउंट इफ एनी अनपेड ऑन द शेयर्स हेल्ड बाय देम, इट इज नोन एज अ कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। It thus implies that for meeting the debts of the company, the shareholder may be called upon to contribute only to the extent of the amount which remains unpaid। जैसे कि मैंने अभी बताया कि क्या बोल रहा है, फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ। It thus implies that for meeting the debts of the company, अगर कंपनी का कोई भी डेप्ट वगैरह है या कुछ भी लाइबिलिटी है तो जो शेयर होल्डर्स हैं उनको बुलाया जाएगा, ठीक है। लेकिन
वो लोग कितना करके पेमेंट करेंगे, जितना अनपेड अमाउंट है। जैसे हमारे वाले एग्जाम्पल में ए का 80,000 अनपेड था, बी का 60,000 अनपेड था, सी का 90,000 अनपेड था, तो बस वही अनपेड अमाउंट वो लोग पे करेंगे। तो वही बोले, इट does implies that for meeting the debts of the company, the shareholder may be called upon to contribute only to the extent of the amount which remains unpaid on his shareholdings. His separate property cannot be encompassed to meet the company's debt. जैसे मैं स्टार्टिंग से बोल रही हूँ कि खुद का कोई भी प्रॉपर्टी यहाँ पे तुम्हारे हाथ से नहीं जाएगा, तुम्हारा लाइबिलिटी लिमिटेड हो जाता है। ठीक है, कितने अमाउंट तक का लिमिटेड हो जाता है, जितना भी तुम्हारे शेयर होल्डिंग पे अनपेड अमाउंट रहेगा। ठीक है, क्या बोले, इट मे बी वर्थ वाइल टू नो दैट दो अ शेयर होल्डर इज अ को ओनर ऑफ द कंपनी, ही इज़ नॉट अ को ओनर ऑफ द कंपनीज एसेट्स। द ओनरशिप ऑफ द एसेट्स रिमेन्स विद द कंपनी बिकॉज ऑफ इट्स नेचर एज अ लीगल पर्सन। कंपनी क्या है, लीगल पर्सन है, इसीलिए तो कंपनी का एसेट अलग है, एसेट्स कंपनी के नाम पे ही रहेगा। लाइबिलिटी चुकाने के लिए किसी का भी कोई भी एसेट, ना मेंबर्स का पर्सनल एसेट, किसी का भी कोई भी एसेट बेचना नहीं पड़ेगा। वाइंडिंग अप वाला अलग बात है। ठीक है, अच्छा, द एक्सटेंट ऑफ द राइट्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ अ शेयर होल्डर एज को ओनर इज मेजर्ड बाई हिज शेयर होल्डिंग्स। अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा तुमको जस्ट फॉर नॉलेज में बता दूँ कि लिमिटेड बाई शेयर्स में एक चीज़ है, ज़रूरी नहीं है कि कंपनी जब बंद होगा तभी शेयर होल्डर्स को बुलाया जाएगा डेप्ट पेमेंट के लिए, नहीं। अगर लिमिटेड बाई शेयर्स है, ठीक है, तो फिर तुमको कभी भी डेप्ट पेमेंट के लिए बुलाया जा सकता है, अनपेड अमाउंट पे करने के लिए हो सकता। अब ज़रूरी नहीं है कि जैसे ए का कितना अनपेड था हमारे एग्जाम्पल में 80,000, अब ज़रूरी नहीं है कि जब भी बुलाएगा पूरा 80,000 पे करने के लिए बुलाएगा, नहीं। जितना कंपनी को ज़रूरत पड़ेगा उतना बुलाया जाएगा, उतना कॉल किया जाएगा और उतने का ही पेमेंट करना पड़ेगा। ऐसा भी हो सकता है कि अनपेड अमाउंट 80,000 था, तो कंपनी को फ़िलहाल ज़रूरत था 10,000 का, तो कंपनी ने कॉल किया, 10,000 ले लिया, अभी रिमेनिंग 70,000 के लिए लायबल, ऐसा भी हो सकता है। हमेशा याद रखना, लिमिटेड बाई शेयर्स में शेयर होल्डर्स को डेप्ट रिपेमेंट के लिए कभी भी बुलाया जाता है, उनके शेयर होल्डिंग्स पे जो अनपेड अमाउंट है वो पे करने के लिए, पूरा नहीं, थोड़ा थोड़ा भी वो लोग पे कर सकते हैं, जैसे जैसे कंपनी मांगेगा वैसे। समझ में आया? लेकिन लिमिटेड बाई गारंटी में अब हम लोग आएंगे। लिमिटेड बाई गारंटी में ऐसा नहीं है। लिमिटेड बाई गारंटी में तुमको कभी भी ऐसा नहीं होगा कि बीच में ही तुमको बुला लिया, नहीं। लिमिटेड बाई गारंटी का मतलब है कि तुमको कंपनी बंद होने के टाइम पे ही बुलाया जाएगा। समझ में आया? जब कंपनी बंद होगा, जब कंपनी वाइंड अप होगा, तब तुमको बुलाया जाएगा। तो पढ़ते अब हम लोग कंपनी लिमिटेड बाई गारंटी। क्या बोला है? सेक्शन 2/21 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 डिफाइंस इट एज द कंपनी हैविंग द लाइबिलिटी ऑफ इट्स मेंबर्स लिमिटेड by the memorandum to such amount as the members may respectively undertake by the memorandum to contribute to the assets of the company in the event of being wound up। जैसे कि मैंने बोला, लिमिटेड बाई शेयर्स है तो तुमको कभी भी बुलाया जा सकता है, ठीक है। लेकिन अगर लिमिटेड बाई गारंटी है तो कंपनी जब वुंड अप होगा या कंपनी जब बंद होगा तभी तुमको बुलाया जाएगा। और तुमको पेमेंट कितना करना पड़ेगा? जितना तुमने गारंटी दिया है। समझ में आया? जितना तुमने गारंटी दिया है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में एज अ मेंबर, तुम्हारा जितना भी गारंटीड अमाउंट है, तुमने सपोज गारंटी दिया कि ठीक है कंपनी जब बंद होगा मैं 5 लाख रुपए तक का गारंटी लेती हूँ, मैं 5 लाख रुपया कंट्रीब्यूट करूँगी। समझ में आया? तो 5 लाख तक ही तुम्हारा लाइबिलिटी होगा, जितना गारंटी दिया है तुमने कंपनी वुंड अप होने के टाइम पे पेमेंट करने का, उतने का ही लाइबिलिटी। तो वही बोला, सेक्शन 2/21 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 डिफाइंस इट एज द कंपनी हैविंग द लाइबिलिटी ऑफ इट्स मेंबर्स लिमिटेड बाय द मेमोरेंडम टू सच अमाउंट एज द मेंबर्स में रेस्पेक्टिवली अंडरटेक बाय द मेमोरेंडम टू कंट्रीब्यूट टू द एसेट्स ऑफ द कंपनी इन द इवेंट ऑफ इट बीइंग वुंड अप। Thus, the liability of the member of a guarantee company is limited up to a stipulated sum mentioned in the memorandum. Members cannot be called upon to contribute beyond that stipulated sum. 5 लाख का तुमने गारंटी दिया, मैं अपनी मर्ज़ी से या कोई भी कंपनी में दूसरे मेंबर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपनी मर्ज़ी से तुमको नहीं बोल सकते कि 6 लाख कंट्रीब्यूट करो, नहीं। जितना तुम्हारा मेमोरेंडम में तुम्हारे नाम से गारंटीड अमाउंट है उतने का ही तुमको पे करना पड़ेगा। क्या बोला? द कॉमन फीचर्स बिटवीन अ गारंटी कंपनी एंड द कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल आर
legal personality and limited liability. In the latter case, the member's liability is limited by the amount remaining unpaid on the share. जैसे कि मैंने अभी तुम लोगों को समझाया, लिमिटेड बाई शेयर्स में क्या था, लिमिटेड बाई शेयर्स में था कि जितना भी तुम्हारा शेयर होल्डिंग पे अनपेड अमाउंट है उतने तक का तुम्हारा लाइबिलिटी है। लेकिन लिमिटेड बाई गारंटी में क्या है, तुमने जितना बोला है कि कंपनी वुंडअप के टाइम पे मैं इतना पेमेंट करूँगी, बस उतने अमाउंट तक का तुम्हारा लाइबिलिटी है। तो वही बोल रहे हैं, इन द लैटर केस द मेंबर्स लाइबिलिटी इज लिमिटेड बाय द अमाउंट रिमेनिंग अनपेड ऑन द शेयर विच ईच मेंबर होल्ड्स। बोथ ऑफ देम हैव टू स्टेट इन देयर मेमोरेंडम दैट द मेंबर्स लाइबिलिटी इज लिमिटेड. However, the point of distinction between these two types of companies is that in the former case, the members may called upon to discharge their liability only after commencement of the winding up. जैसे कि मैंने बोला कि लिमिटेड बाय गारंटी अगर है तो सिर्फ और सिर्फ वाइंडिंग अप के टाइम पे तुमको तुम्हारा गारंटीड अमाउंट पे करना पड़ेगा। समझ में आया? फॉर द रीपेमेंट ऑफ डेब्ट्स। लेकिन अगर लिमिटेड बाई शेयर्स है तो तुमको कभी भी बुलाया जा सकता है, सिर्फ वाइंडिंग अप के केस में नहीं। ठीक है, तो क्या बोला है, हाउएवर द पॉइंट ऑफ डिस्टिंक्शन बिटवीन दीज टू टाइप्स ऑफ कंपनीज इज दैट इन द फॉर्मर केस द मेंबर्स मे बी कॉल्ड अपॉन टू डिस्चार्ज देयर लाइबिलिटी ओनली आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ द वाइंडिंग अप एंड ओनली सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशंस, बट इन द लैटर केस दे मे बी कॉल्ड अपॉन टू डू सो एट एनी टाइम आइदर ड्यूरिंग द कंपनीज लाइफ टाइम और ड्यूरिंग इट्स वाइंडिंग अप। जैसे कि मैंने बोला, यहाँ पे भी वही बोल रहा है कि लिमिटेड बाई शेयर्स के केस में कभी भी बुलाया जा सकता है, वाइंडिंग अप के टाइम पे हो या कंपनी के लाइफ के बीच में हो। लेकिन लिमिटेड बाई गारंटी अगर है तो सिर्फ और सिर्फ वाइंडिंग अप के टाइम पे ही तुमको बुलाया जाएगा। समझ में आया? अब क्या बोल रहा है, इट इज़ क्लियर फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ द गारंटी कंपनी दैट इट डज नॉट रेज इट्स इनिशियल वर्किंग फंड्स फ्रॉम इट्स मेंबर्स। Therefore, such a company may be useful only where no working funds are needed or where these funds can be held from other sources like endowment fees, charges, donations, etc. देखो, लिमिटेड बाई गारंटी से एक चीज़ समझ में आया कि कंपनी जो है उनका जो इनिशियल वर्किंग कैपिटल होता है वो लोग अपने मेंबर्स से नहीं उठाते हैं। तो इसका मतलब नॉर्मली ऐसे सिर्फ लिमिटेड बाई गारंटी वाले कंपनीज किस केसेस में यूज़फुल होते हैं, अगर तुमको वर्किंग फ़ंड उतना ज़रूरी नहीं होता है या फिर जितना भी ज़रूरत होता है वो तुम लोग एंडोमेंट फीस, डोनेशन के थ्रू अगर तुम लोग उनका अरेंजमेंट कर पाओ तो फिर ऐसे सिर्फ लिमिटेड बाई गारंटी वाले कंपनीज ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे केस रेफरेंस दिया है, बोल रहे हैं नरेंद्र कुमार अग्रवाल वर्सेस सरोज मलू। द सुप्रीम कोर्ट हैज़ लेड डाउन दैट द राइट ऑफ अ गारंटी कंपनी टू रिफ्यूज़ टू एक्सेप्ट the transfer by a member of his interest in the company is on a different footing than that of a company limited by shares. The membership of a guarantee company may carry privileges much different from those of ordinary shareholders. अब यहाँ पे ये बस बताया गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस केस के टाइम पे एक डिसीजन सुनाया था कि गारंटी कंपनी में अगर कोई भी मेंबर अगर खुद का इंटरेस्ट जो है ट्रांसफ़र करना चाहे तो उसके प्रोविजंस अलग हैं दैन द कंपनी लिमिटेड बाई शेयर्स। ठीक है, अच्छा, अब हम लोग स्टार्ट करेंगे अनलिमिटेड कंपनी। अनलिमिटेड कंपनी क्या है, जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था कि यहाँ पे मेंबर्स के लाइबिलिटीज़ जो है वो अनलिमिटेड होते हैं। ठीक है, यहाँ तक कि लाइबिलिटी पे ऑफ करने के लिए उनको अपना पर्सनल प्रॉपर्टी भी बेचना पड़ सकता है। तो क्या बोल रहा है, अनलिमिटेड कंपनी में बोल रहा है सेक्शन 2/92 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 डिफाइंस अनलिमिटेड कंपनी एज अ कंपनी नॉट हैविंग एनी लिमिट ऑन द लाइबिलिटी ऑफ इट्स मेंबर्स। इन सच अ कंपनी द लाइबिलिटी ऑफ अ मेंबर सीजेज व्हेन ही सीजेज टू बी अ मेंबर। क्या बोल रहा है कि अनलिमिटेड कंपनी में लाइबिलिटी के ऊपर कोई भी लिमिट नहीं है। समझ में आया? क्या बोल रहे, कोई भी लिमिट नहीं है। और अनलिमिटेड कंपनी में एक और चीज़ है कि अगर कोई उस कंपनी का मेंबर नहीं है तो फिर उसका जो लाइबिलिटी है वो भी तब वेव ऑफ हो जाता है। क्या बोल रहे, द लाइबिलिटी ऑफ ईच मेंबर एक्सटेंड्स टू द होल अमाउंट ऑफ द कंपनीज डेब्ट्स एंड लाइबिलिटीज़ बट ही विल बी एंटाइटल टू क्लेम कंट्रीब्यूशन फ्रॉम अदर मेंबर्स। देखो, ये तो लॉजिकल है कि अगर तुम्हारा अनलिमिटेड कंपनी है तो तुम्हारे साथ बाकी के मेंबर्स भी जो है उनका भी तो लाइबिलिटी होगा ही। बोल रहा है कि एक अनलिमिटेड कंपनी में कंपनी का जितना भी लाइबिलिटी डेट्स वगैरह होता है मेंबर्स उन सारी चीज़ों के लिए लाइबल हो जाता है। समझ में आए? कोई लिमिट नहीं है उनके लाइबिलिटी का। इन केस द कंपनी हैज़ शेयर कैपिटल
द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन मस्ट स्टेट द अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल एंड द अमाउंट ऑफ ईच शेयर. So long as the company is a going concern, the liability on the shares is the only liability which can be enforced by the company. The creditors can institute proceedings for winding up of the company for their claims. The official liquidator may call the members for their contribution towards the liabilities and debts of the company which can be unlimited. देखो क्या बोल रहा है कि अगर कंपनी का शेयर कैपिटल है, अनलिमिटेड कंपनी है लेकिन कंपनी का शेयर कैपिटल अगर है, तो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में नंबर जो है बताना पड़ेगा और शेयर का अमाउंट भी, शेयर कैपिटल का अमाउंट बताना पड़ेगा, एक एक शेयर का अमाउंट बताना पड़ेगा. जैसे लिमिटेड कंपनी में हम लोगों ने क्या देखा कि लिमिटेड बाय शेयर्स और लिमिटेड बाय गारंटी दोनों ही केसेस में मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में मेंशन करना है. लेकिन अनलिमिटेड कंपनी में क्या बोल रहा है कि आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में बताना पड़ेगा कि कितना अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल है कंपनी का और एक एक शेयर का अमाउंट क्या है. समझ में आया? जब तक कंपनी गोइंग कंसर्न, मतलब जब तक कंपनी चलता रहेगा, समझ में आया, तब तक शेयर के ऊपर भी जो लाइबिलिटी है वही एक ऐसा लाइबिलिटी होगा जो कि कंपनी इन्फोर्स कर सकता है. बाकी अगर तुम्हारा लाइबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, क्रेडिटर के पास ये राइट तक है अनलिमिटेड कंपनी के केस में कि वो लोग चाहे तो तुम्हारा कंपनी बंद करवा सकते हैं खुद का पैसा उठाने के लिए. समझ में आया? एक ऑफिशियल लिक्विडेटर को बुलाया जाता है जो कि मेंबर्स को कंट्रीब्यूट करने के लिए बोलते हैं, जो कि जो कंट्रीब्यूशन का अमाउंट या जो कंट्रीब्यूशन का लाइबिलिटी अनलिमिटेड भी हो सकता है. तो वही बोल रहा है यहाँ पे कि द लाइबिलिटी ऑफ ईच मेंबर एक्सटेंड्स टू द होल अमाउंट ऑफ द कंपनीज डेब्ट्स एंड लाइबिलिटीज, बट ही विल बी एंटाइटल्ड टू क्लेम कंट्रीब्यूशन फ्रॉम अदर मेंबर्स. इन केस द कंपनी हैज़ शेयर कैपिटल, द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन मस्ट स्टेट द अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल एंड द अमाउंट ऑफ ईच शेयर. So long as the company is a going concern, the liability on the shares is the only liability which can be enforced by the company. The creditors can institute proceedings for winding up of the company for their claims. The official liquidator may call the members for their contribution towards the liabilities and debts of the company which can be unlimited. ठीक है? तो यहाँ पे अनलिमिटेड कंपनी के इम्पॉर्टेंट फीचर्स जो है उनको नट शेल में यहाँ पे चार्ट के थ्रू दिखा दिया है. क्या बोल रहा है? अनलिमिटेड कंपनी में नो लिमिट ऑन द लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स. ठीक है, द लाइबिलिटी सीजेज ऑन व्हेन ही सीजेज टू बी अ मेंबर. की पॉइंट जो अभी हम लोगों ने पढ़ा कि अनलिमिटेड कंपनी का मतलब ही है कि मेंबर्स के लाइबिलिटी के ऊपर कोई भी लिमिट नहीं है. ठीक है, और लाइबिलिटी जो है जैसे ही कोई मेंबर नहीं रहेगा उसका लाइबिलिटी भी वहीं पे ख़त्म हो जाएगा. समझ में आया? लाइबिलिटी इज़ नॉट अनलिमिटेड टिल द कंपनी इज़ नॉट वुंड अप. जब तक कंपनी बंद नहीं हो रहा है तब तक अनलिमिटेड नहीं है, लेकिन जैसे ही कंपनी बंद होगा अनलिमिटेड हो जाएगा. मेंबर कैन बी कॉल्ड टू कंट्रीब्यूट ओनली इन द इवेंट ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी. ये भी अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले पढ़ा. लाइबिलिटी ऑफ ईच मेंबर एक्सटेंड्स टू अमाउंट ऑफ कंपनीज डेब्ट एंड लाइबिलिटीज़, जो कि अनलिमिटेड भी हो सकता है. हाउएवर ही कैन क्लेम कंट्रीब्यूशन फ्रॉम अदर मेंबर्स. ये है नट शेल में तुम्हारे अनलिमिटेड कंपनी के की पॉइंट्स. ठीक है, अच्छा, तो इसका मतलब लिमिटेड कंपनी दो तरीके का होता है, लिमिटेड बाय शेयर्स, लिमिटेड बाय गारंटी. लिमिटेड बाय शेयर्स का मतलब है तुम्हारे शेयर होल्डिंग पे जितना भी अनपेड अमाउंट है उतने तक का तुम्हारा लाइबिलिटी है. लिमिटेड बाय शेयर्स के केस में तुमको वो अनपेड अमाउंट में से कुछ कुछ करके पे करने के लिए कभी भी बुलाया जा सकता है. लिमिटेड बाय गारंटी का मतलब है कि वाइंडिंग अप के टाइम पे तुमको तुम्हारा गारंटीड अमाउंट जितना भी तुमने कंपनी को गारंटी दिया है एज अ मेंबर कि जब कंपनी वाइंड अप होगा तब तुम इतना अमाउंट पे करोगी, तो वो गारंटीड अमाउंट ही तुमको वाइंडिंग अप के टाइम पे करना है. लिमिटेड बाय गारंटी में तुमको साल के बीच में या कंपनी के लाइफ टाइम के बीच में कभी बुलाया नहीं जाएगा. वाइंडिंग अप के टाइम पे ही तुमको आके अपना गारंटीड अमाउंट देना पड़ेगा. ठीक है, और अनलिमिटेड कंपनी तो अभी हम लोगों ने सीखा कि लाइबिलिटी लिमिटेड होता है, एक्सट्रीमली सॉरी, लाइबिलिटी अनलिमिटेड होता है और कंपनी जब वाइंड अप होता है तभी लाइबिलिटी जो है वो अनलिमिटेड हो जाता है. समझ में आया? अच्छा, नेक्स्ट क्या बोल रहा है? ऑन द बेसिस ऑफ मेंबर्स. देखो, ऑन द बेसिस ऑफ मेंबर्स 1 पर्सन कंपनी, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी होते हैं. ठीक है, तो हम लोग देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मेंबर्स क्या बोले. सबसे पहले 1 पर्सन कंपनी. देखो, 1 पर्सन कंपनी एक नया टाइप ऑफ कंपनी है जो कि लाया गया है ताकि जो स्मॉल बिजनेसमैन होते हैं वो लोग भी प्राइवेट कंपनी को जो प्रिविलेजेस मिलता है वो लोग भी उठा पाए. समझ में आया? अच्छा, तो क्या बोला? द कंपनीज एक्ट 2013 इंट्रोड्यूस्ड अ न्यू क्लास ऑफ कंपनीज विच कैन बी
इनकॉर्पोरेटेड बाई अ सिंगल पर्सन, नाम सुन के ही समझ में आ रहा है 1 पर्सन कंपनी मतलब मेंबर 1 सब 1, ठीक है। Section 2/62 of the Companies Act 2013 defines one person company as a company which has only one person as a member. One person company has been introduced to encourage entrepreneurship and corporatization of बिज़नेस। जैसे कि मैंने बोला कि स्मॉल जो बिजनेसमैन होते हैं उनको इनकरेज करने के लिए 1 पर्सन कंपनी का कॉन्सेप्ट लाया गया। 1 पर्सन कंपनी डिफर्स फ्रॉम सोल प्रोप्राइटरी कंसर्न इन एन एस्पेक्ट दैट 1 पर्सन कंपनी इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी विद अ लिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ द मेंबर, whereas in the case of sole proprietary the liability of owner is not restricted and it extends to the owner's entire assets constituting of official and पर्सनल। देखो 1 पर्सन क्या है, कंपनी है, तो इसका मतलब ही है कि ये तुम्हारा लिमिटेड बाई मतलब लाइबिलिटी जो है लिमिटेड होगा। सोल प्रोप्राइटरशिप से इसको कंफ्यूज मत कर देना। इसीलिए मैंने क्या बोला, 1 पर्सन कंपनी का कॉन्सेप्ट ही तो इसीलिए लाया गया ताकि स्मॉल बिजनेसमैन जो है वो इनकरेज हो, उनको भी प्रिविलेजेस मिले। तो वही बोला कि 1 पर्सन कंपनी सोल प्रोप्राइटरी कंसर्न से डिफरेंट किस एस्पेक्ट पे है, 1 पर्सन कंपनी भी क्या है, कंपनी है, तो ऑब्वियस एक सेपरेट लीगल एंटिटी है। समझ पाया? अच्छा, जिसका लिमिटेड लाइबिलिटी होता है, लेकिन सोल प्रोप्राइटरी कंसर्न में क्या है, लाइबिलिटी जो है वो यहाँ तक कि सोल प्रोप्राइटर के पर्सनल एसेट तक भी एक्सटेंड कर सकता है। The procedural requirements of an OPC are simplified through exemptions provided under the Act in comparison to the other forms of companies. According to Section 3/1/C of the Companies Act 2013, OPC is a private limited company. इसीलिए तो उसका क्या है, प्राइवेट लिमिटेड है, इसीलिए तो लाइबिलिटी लिमिटेड है। क्या बोले, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 3/1/C ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, OPC is a private limited company with the minimum paid up share capital as may be prescribed and has at least 1 member। ठीक है, 1 पर्सन कंपनी के कुछ सिग्निफिकेंट पॉइंट्स अब यहाँ पे बताए गए हैं तुमको। अच्छा, वो सिग्निफिकेंट पॉइंट्स क्या है? अच्छा, बोल रहा है ओनली 1 पर्सन एज मेंबर, मिनिमम पेड अप कैपिटल का कोई भी लिमिट नहीं है। मेमोरेंडम ऑफ ओपीसी शैल इंडिकेट द नेम ऑफ द अदर पर्सन हु शैल इन द इवेंट ऑफ द सब्सक्राइबर्स डेथ और हिज इनकैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट बिकम द मेंबर ऑफ द कंपनी। देखो, ओपीसी के मेमोरेंडम में तुमको एक इंसान का नाम तो बताना ही पड़ेगा जो कि ओनर के बाद, क्योंकि देखो एक ही मेंबर है तो ऑब्वियस है कंपनी क्या होता है, परपेचुअल सक्सेशन होता है नॉर्मली। ठीक है, तो अगर मेंबर का डेथ हो जाता है तो मेंबर के बाद, उस एक मेंबर के बाद कंपनी को कौन संभालेगा उसका भी नाम तुमको देना पड़ेगा। ठीक है, द मेमोरेंडम ऑफ ओपीसी शैल इंडिकेट द नेम ऑफ द अदर पर्सन हु शैल इन द इवेंट ऑफ द सब्सक्राइबर्स डेथ और इज इनकैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट बिकम द मेंबर ऑफ द कंपनी। द अदर पर्सन हुज नेम इज गिवन इन द मेमोरेंडम शैल गिव हिज प्रायर रिटन कंसेंट। ये भी है, तुम जिसका नाम दोगे वो भी अपना कंसेंट देगा कि हाँ उसकी मर्ज़ी से उसको नॉमिनी बनाया जा रहा है, ये कंसेंट उसको देना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या बोला है, द अदर पर्सन हुज नेम इज़ गिवन इन द मेमोरेंडम शैल गिव हिज प्रायर रिटन कंसेंट इन प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म एंड द सेम शैल बी फाइल्ड विद द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन। सच अदर पर्सन मे बी गिवन द राइट टू विदड्रॉ हिज कंसेंट। वो अपना कंसेंट कभी भी विदड्रॉ भी कर सकता है। The member of OPC may at any time change the name of such other person by giving notice to the company and the company shall intimate the same to the registrar। क्योंकि कंपनी तो सेपरेट लीगल एंटिटी है ना, सेपरेट लीगल पर्सन है, आर्टिफिशियल पर्सन है, तो ऑब्वियस है कंपनी को अलग तरीके से देखना ही पड़ेगा। तुम लोगों को लग रहा होगा कि अरे एक ही तो मेंबर है, उसको फिर नोटिस क्या देना, अरे कंपनी तो तुम्हारा एक सेपरेट लीगल एंटिटी है तो उसको तो नोटिस देना ही पड़ेगा अगर तुम उसमें कोई भी चेंजेस लाना चाहो तो वही बोल रहा है कि जो भी मेंबर है ओपीसी का, अगर वो नॉमिनी का नाम चेंज करना चाहे, ठीक है ना, तो फिर उसको कंपनी को एक नोटिस देना पड़ेगा और फिर कंपनी उसको रजिस्ट्रार को बोल देगा। एनी सच चेंज इन द नेम ऑफ द पर्सन शैल नॉट बी डीम्ड टू बी एन ऑल्टरेशन ऑफ द मेमोरेंडम। क्योंकि देखो मेमोरेंडम में तो तुमने बस उसका तुमको बस नाम देना है कि तुम्हारे बाद उस कंपनी को कौन संभालेगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो मेमोरेंडम तुम ऑल्टरेशन कर रही हो, क्योंकि मेमोरेंडम के अलग क्लॉजेज होते हैं। उन क्लॉजेज़ को जब तक चेंज नहीं किया जाता, नेम क्लॉज, सिचुएशन क्लॉज, लाइबिलिटी क्लॉज, कैपिटल क्लॉज, इन क्लॉजेज़ को जब तक चेंज नहीं करते हो तब तक ऑल्टरेशन ऑफ मेमोरेंडम उसको नहीं बोला जाता है। इसीलिए अगर तुम नॉमिनी के नाम को चेंज करना चाहो तो दैट विल नॉट बी एंटाइटल टू चेंज इन
या ऑल्ट्रेशन इन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। तो वही बोल रहा है, एनी सच चेंज इन द नेम ऑफ द पर्सन शैल नॉट बी डीम्ड टू बी एन ऑल्ट्रेशन ऑफ द मेमोरेंडम। ओनली अ नेचुरल पर्सन हु इज़ एन इंडियन सिटीजन एंड रेसिडेंट इन इंडिया, रेसिडेंट ये टैक्स का कॉन्सेप्ट है कि एक इंसान रेसिडेंट कब कहलाता है, जब वो प्रीसीडिंग कैलेंडर ईयर में 182 डेज़ के लिए इंडिया में था। ठीक है, तो क्या बोले, ओनली अ नेचुरल पर्सन हु इज़ एन इंडियन सिटीजन एंड रेसिडेंट इन इंडिया, दैट इज पर्सन हु हैज स्टेड इन इंडिया फॉर अ पीरियड ऑफ नॉट लेस दैन 182 डेज ड्यूरिंग द इमीडिएटली प्रीसीडिंग वन कैलेंडर ईयर शैल बी एलिजिबल टू इनकॉर्पोरेट अ ओपीसी, शैल बी अ नॉमिनी। देखो, एक नेचुरल पर्सन होना चाहिए, कोई भी आर्टिफिशियल पर्सन नहीं, और जो नेचुरल पर्सन है ही मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया। समझ में आया? और एंड रेसिडेंट इन इंडिया, और रेसिडेंट का मतलब क्या होता है कि प्रीसीडिंग कैलेंडर ईयर में 182 डेज या उससे ज़्यादा इंडिया में था, वैसा इंसान ही नॉमिनी बन सकता है, वैसा इंसान ही ओपीसी इनकॉर्पोरेट कर सकता है। फिर क्या बोल रहे हैं, नो पर्सन शैल बी एलिजिबल टू इनकॉर्पोरेट मोर देन वन ओपीसी और बिकम नॉमिनी इन मोर देन वन सच कंपनी। क्या बोल रहा है कि एक इंसान एक ही ओपीसी इनकॉर्पोरेट कर सकता है और एक इंसान एक ही ओपीसी का नॉमिनी बन सकता है, और कोई भी माइनर जो है ओपीसी का ना तो मेंबर बन सकता है ना तो नॉमिनी बन सकता है। तो वही बोल रहे हैं, नो माइनर शैल बिकम अ मेंबर और नॉमिनी ऑफ द ओपीसी और कैन होल्ड शेयर विद बेनिफिशियल इंटरेस्ट। ना तो मेंबर बन सकता है, ना तो नॉमिनी हो सकता है, ना ही शेयर होल्ड कर सकता है। सच कंपनी कैन नॉट बी इनकॉर्पोरेटेड और कन्वर्टेड इनटू अ कंपनी अंडर सेक्शन 8। सेक्शन 8 मतलब जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस वगैरह होते हैं वो सेक्शन 8 के अंडर पे आते हैं। तो वही बोले कि ओपीसी जो है वो कभी भी सेक्शन 8 के अंडर पे इनकॉर्पोरेशन नहीं हो सकता है उसका। समझ में आया? दो इट मे बी कन्वर्टेड टू प्राइवेट और पब्लिक कंपनीज इन सर्टेन केसेस। तुम चाहो तो ओपीसी को प्राइवेट या पब्लिक में कन्वर्ट कर सकती हो, लेकिन कभी भी सेक्शन 8 कंपनीज में कन्वर्ट नहीं कर सकती हो। समझ में आया? Such company cannot carry out non-banking financial investment activities including investment in securities of any body corporate। ठीक है, OPC cannot convert voluntarily into any kind of company unless 2 years have expired। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब तक तुम्हारे OPC का 2 साल कंप्लीट ना हो, ओपीसी इनकॉर्पोरेशन होने के बाद से जब तक 2 साल कंप्लीट नहीं होगा तब तक तुम अपने ओपीसी को किसी भी टाइप ऑफ कंपनी में कन्वर्ट नहीं कर पाओगी। सेक्शन 8 तो भूल जाओ, वो तो कभी भी नहीं कर सकते हो, लेकिन अगर प्राइवेट पब्लिक में भी कभी कन्वर्ट करना चाहो तो वो भी जब तक ओपीसी का 2 साल नहीं होगा तब तक नहीं कर पाओगे। ठीक है, वही बोलो, ओपीसी कैन नॉट कन्वर्ट वॉलंटरीली इनटू एनी काइंड ऑफ कंपनी अनलेस 2 years have expired from the date of incorporation except when the paid up share capital is increased beyond 50 lakh rupees। अब यहाँ पे एक एक्सेप्शन है। देखो, 2 साल बिना कंप्लीट किए तुम ओपीसी को कन्वर्ट तो कर नहीं पाओगे, लेकिन इस क्लॉज का एक एक्सेप्शन भी है। और वो एक्सेप्शन क्या है, अगर तुम शेयर कैपिटल को 50 लाख से ज़्यादा बढ़ा देते हो या फिर तुम्हारा एवरेज एनुअल टर्नओवर अगर 2 करोड़ रुपये क्रॉस कर जाए तो फिर तुम कन्वर्ट कर सकते हो। अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर 2 साल जब तक कंप्लीट नहीं होगा तब तक तुम कन्वर्ट भी नहीं कर सकते हो। आई रिपीट, अगर शेयर कैपिटल तुमने 50 लाख से ज़्यादा कर दिया या फिर तुम्हारा एनुअल टर्नओवर जो है वो अगर किसी भी एक साल में अगर 2 करोड़ से ज़्यादा हो गया तो तुम कन्वर्ट कर सकते हो, 2 साल कंप्लीट हो या ना हो। अगर दोनों में से कोई भी एक नहीं हुआ या एक भी अगर तुम नहीं कर पाए तो फिर तुम 2 साल के पहले ओपीसी को किसी भी दूसरे काइंड ऑफ कंपनी में कन्वर्ट नहीं कर पाओगे। इफ़ वन पर्सन कंपनी और एनी ऑफिसर ऑफ सच कंपनी कॉन्ट्रावेंस द प्रोविजंस they shall be punishable with fine which may extend to 10,000 rupees and with a further fine which may extend to 1,000 rupees for every day after the first during which such contravention continues। देखो, अगर ये जो इतने सारे प्रोविजंस तुम लोगों ने पढ़ा कि कोई भी माइनर मेंबर नहीं बन सकता है, नॉमिनी नहीं बन सकता है, शेयर होल्ड नहीं कर सकता है, फिर उसके बाद कोई भी चेंज करना हो तो रजिस्ट्रार को इंटीमेट करो, ठीक है ना, फिर उसके बाद 2 साल के पहले किसी भी दूसरे काइंड ऑफ कंपनी में कन्वर्ट नहीं कर पाओगे, एक्सेप्शन अलग बात है। तो अगर ये ऊपर वाले प्रोविजंस में से कोई भी एक प्रोविज़न अगर कोई भी तोड़ता है, कोई भी जो भी तोड़ेगा, ठीक है, तो फिर जो ऑफिसर उसको तोड़ रहा है, ठीक है ना, उसको फ़ाइन देना पड़ेगा। समझ में आया? जो कि 10,000 रुपये तक का होगा और फर्दर फाइन भी देना पड़ सकता है अगर वो उस कॉन्ट्रावेंशन को कंटिन्यू करे। ठीक है, तो यहाँ पे ओपीसी को भी नटशेल में बताया गया है कि ये होता क्या है। क्या बोल रहे हैं, 1 मेंबर कंपनी है, प्राइवेट कंपनी है इन नेचर, ठीक है, जिसका लायबिलिटी लिमिटेड होता है,
और यही एक डिफरेंस है सोल प्रोप्राइटरशिप और ओपीसी में, और बहुत बड़ा डिफरेंस है ये। फिर क्या है, एंटरप्रेन्योरशिप और कॉर्पोरेटाइजेशन ऑफ बिजनेस को इनकरेज करता है, और जो प्रोसीड्यूर है इनकॉर्पोरेशन का वो भी सिंप्लीफाइड है थ्रू एग्जेम्पशंस। क्या बोल रहे हैं, प्रोसीड्यूरल रिक्वायरमेंट्स आर सिंप्लीफाइड थ्रू एग्जेम्पशंस, सेपरेट लीगल एंटिटी है, लिमिटेड लाइबिलिटी है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट अब क्या है, प्राइवेट कंपनी। अच्छा, प्राइवेट कंपनी के बारे में क्या बोल रहा है, सेक्शन 2/68, private company means a company having a minimum paid up share capital as may be prescribed and which by its article restricts the right to transfer its shares except in case of one person company limits the number of its members to 200। देखो प्राइवेट कंपनी का मतलब क्या है, प्राइवेट कंपनी का मतलब है कि जिसका शेयर ट्रांसफ़र में रिस्ट्रिक्शंस है, प्राइवेट कंपनी के मेंबर्स शेयर ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं किसी बाहर वाले को, बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस हैं। और दूसरा, जिसके नंबर ऑफ़ मेंबर्स मैक्सिमम 200 से ज़्यादा नहीं हो सकते, मैक्सिमम नंबर ऑफ़ मेंबर्स 200 हो सकते हैं, ठीक है, उसको प्राइवेट कंपनी बोला जाता है। वही बोल रहा है, प्राइवेट कंपनी मीन्स a company having a minimum paid up share capital as may be prescribed and which by its articles restricts the right to transfer its shares except in case of one person company। क्योंकि देखो वन पर्सन कंपनी भी टाइप ऑफ प्राइवेट कंपनी है, लेकिन इस पर तो सिर्फ एक ही मेंबर होता है, तो वही बोल रहे कि एक्सेप्ट वन पर्सन कंपनी, बाकी के जो दूसरे प्राइवेट कंपनीज हैं उनका मेंबर जो है, नंबर ऑफ मेंबर्स मैक्सिमम 200 हो सकते हैं। अच्छा, क्या बोल रहे, प्रोवाइडेड दैट वेर 2 or more persons hold 1 or more shares in a company jointly they shall for the purpose of this clause be treated as single member। अब ये फर्दर प्रोविज़न ये कहता है कि अगर सपोज़ एक शेयर है और इस एक शेयर को एक्स और वाई इन दोनों ने होल्ड किया है, तो कंपनी का जो मेंबर है वो हम लोग एक्स और वाई दोनों को 2 मेंबर नहीं पकड़ेंगे, बल्कि एक्स और वाई को मिला के एक ही मेंबर पकड़ेंगे, क्योंकि दोनों ने जॉइंटली एक शेयर होल्ड किया है, तो मेंबर हम लोग एक ही मानेंगे, भले ही उस शेयर के 2 मालिक हो, लेकिन फिर भी हम लोग एक ही मेंबर मानेंगे। तो वही बोल रहे, प्रोवाइडेड दैट वेर 2 or more persons hold 1 or more shares in a company jointly they shall for the purposes of this clause be treated as a single member। फिर क्या बोल रहा है, प्रोवाइडेड फर्दर दैट persons who are in the employment of the company and persons who having been formerly in the employment of the company were members of the company while in that employment and have contributed to be members after the employment ceased shall not be included in the number of members। मतलब जो एम्प्लॉयज़ है, अगर एम्प्लॉयज़ को तुमने कोई शेयर दिया है कंपनी का, या फिर कुछ एक एम्प्लॉय को तुमने शेयर दिया था जो कि मेंबर बन गए हैं, लेकिन अभी वो रिटायर कर चुके हैं, रिटायरमेंट के बाद भी वो लोग मेंबर अगर है भी, तो भी उनको तुम काउंट नहीं कर सकती हो वाइल कैलकुलेटिंग द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स। तुमको तो गिनना पड़ेगा ना कि मेंबर्स 200 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो जब तुम काउंट करोगे तो एक शेयर को अगर 2 या 3 इंसान होल्ड करते हैं तो उसको तुम एक ही मेंबर मानोगी। दूसरा, अगर कोई तुम्हारे कंपनी का एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय शेयर होल्ड करता है, ठीक है, तो भी उसको मेंबर काउंट नहीं किया जाएगा। तीसरा, अगर किसी एम्प्लॉय ने एम्प्लॉयमेंट के टाइम पे तुम्हारे कंपनी में शेयर खरीदा था, ठीक है ना, और वो मेंबर था, लेकिन बाद में उसका रिटायरमेंट हो चुका है, लेकिन फिर भी कंपनी जब तक चलता रहेगा तब तक वो बाय वर्च्यू ऑफ शेयर होल्डिंग इन योर कंपनी वो मेंबर तो बना रहेगा। वो जब एम्प्लॉय था तब उसने शेयर लिया था तुम्हारी कंपनी से, ठीक है, अब रिटायर हो चुका है, लेकिन फिर भी शेयर तो उसका अभी भी है तुम्हारी कंपनी में, और इसी हिसाब से वो मेंबर भी है। लेकिन फिर भी क्योंकि एम्प्लॉयमेंट की वजह से उसको शेयर मिला था ना, भले ही वो अब रिटायर हो चुका हो, ठीक है ना, लेकिन फिर भी एम्प्लॉयमेंट के टाइम पे ही तो एज एम्प्लॉय उसको शेयर मिला था, इसीलिए उसको भी मेंबर काउंट नहीं किया जाएगा। तो वही बोले, पर्सन्स हु आर इन द एम्प्लॉयमेंट ऑफ द कंपनी एंड पर्सन्स हु हैविंग बीन फॉर्मरली इन द एम्प्लॉयमेंट ऑफ द कंपनी वर मेंबर्स ऑफ द कंपनी वाइल इन दैट एम्प्लॉयमेंट एंड हैव कंटिन्यूड टू बी मेंबर्स आफ्टर द एम्प्लॉयमेंट सीज्ड shall not be included in the number of members and prohibits any invitation to the public to subscribe for any securities of the company। इसका मतलब प्राइवेट कंपनी में हम लोगों ने क्या क्या सीखा। प्राइवेट कंपनी मतलब एक ऐसा कंपनी जिसके मेंबर्स के पास शेयर ट्रांसफ़र करने का राइट नहीं है, वो लोग पब्लिक को, जनरल पब्लिक को शेयर ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं, बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस हैं। और एक्सेप्ट 1 पर्सन कंपनी जिसके मैक्सिमम मेंबर्स 200 हो सकते हैं, लेकिन जब ये 200 मेंबर्स काउंट किया जाएगा तब अगर एक शेयर के 2 या 2 से ज़्यादा होल्डर्स हैं तो फिर उनको हम लोग एक ही मेंबर कंसिडर करेंगे, क्योंकि उन्होंने सब ने मिल के एक शेयर होल्ड किया है।
ठीक है। तो इसीलिए भले ही दो लोगों ने एक शेयर होल्ड किया है या 3 लोगों ने एक शेयर होल्ड किया है, फिर भी हम लोग उनको एक ही मेंबर मानेंगे। और अगर किसी एम्प्लॉई ने शेयर होल्ड किया है, ठीक है ना, तो उसको हम लोग काउंट नहीं करेंगे। जब 200 काउंट करेंगे मेंबर्स, तब उनको हम लोग मेंबर काउंट एज मेंबर हम लोग उनको कंसीडर नहीं करेंगे, काउंट नहीं करेंगे। और अगर कोई एम्प्लॉय था जिसने शेयर होल्ड किया था, बाद में उसका रिटायरमेंट हो चुका है, लेकिन फिर भी वो मेंबर है, तब भी उसको हम लोग मेंबर कंसीडर नहीं करेंगे। समझ में आया? और क्या है कि पब्लिक इनविटेशन नहीं दे सकते हैं। तो ये है तुम्हारा ऑल टोटल प्राइवेट कंपनी, जो कि बताता है कि प्राइवेट कंपनी मीन्स अ कंपनी हैविंग अ मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड एंड विच बाय इट्स आर्टिकल्स restricts the right to transfer its shares except in case of one person company, limits the number of its members to 200, provided that where 2 or more persons hold 1 or more shares in a company jointly, they shall for the purposes of this clause be treated as a single member. ठीक है। provided further that persons who are in the employment of the company and persons who having been formerly in the employment of the company were members of the company while in that employment and have continued to be members after the employment ceased shall not be included in the number of members and prohibits any invitation to the public to subscribe for any securities of the company. तो अब यहाँ पे प्राइवेट कंपनी के कुछ सिग्निफिकेंट पॉइंट्स, जो की पॉइंट्स हैं। की पॉइंट्स क्या है? की पॉइंट्स यही है कि उनको मैक्सिमम 200 मेंबर्स होंगे, मिनिमम 2 मेंबर्स होंगे, ठीक है ना। फिर शेयर ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं, रिस्ट्रिक्टेड है। समझ में आया? पब्लिक इन्विटेशन में तो पूरा ही प्रोहिबिशन है। समझ में आया? तो देखते हैं क्या क्या की पॉइंट्स है। तो क्या बोल रहा है? नो मिनिमम पेड अप कैपिटल रिक्वायरमेंट। कोई मिनिमम पेड अप कैपिटल रिक्वायरमेंट नहीं है, जितना भी तुम कैपिटल दो दे सकती हो, पेड अप कैपिटल। अच्छा, मिनिमम पेड अप कैपिटल का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। मिनिमम नंबर ऑफ़ मेंबर्स जो है वो 2 होंगे, ठीक है। ओपीसी अलग बात है, ओपीसी के केस में तो सिर्फ 1, ओपीसी को हम लोग यहाँ पे नहीं देख रहे। ओपीसी के अलावा बाकी जो दूसरे प्राइवेट कंपनीज़ हैं, उनके मिनिमम नंबर ऑफ़ मेंबर्स 2 होने चाहिए, मैक्सिमम 200 मेंबर्स होने चाहिए, एक्सक्लूडिंग प्रेजेंट एम्प्लॉय कम मेंबर्स एंड एर्स्टवाइल एम्प्लॉय कम मेंबर्स। मतलब वही जो मैंने अभी बताया कि एम्प्लॉयज़ हैं, शेयर होल्ड करके रखा है, उनको भी कंसिडर नहीं करेंगे जब 200 मेंबर काउंट करेंगे। और साथ ही एक्स एम्प्लॉयज़ हैं जिन्होंने पहले शेयर होल्ड किया था, अभी मेंबर्स हैं, ठीक है, तो उनको भी कंसिडर नहीं करेंगे। राइट टू ट्रांसफर शेयर्स रेस्ट्रिक्टेड, प्रोहिबिशन ऑन इन्विटेशन टू सब्सक्राइब टू सिक्योरिटीज ऑफ द कंपनी। अच्छा, स्मॉल कंपनी इज़ अ प्राइवेट कंपनी, ओपीसी कैन बी फॉर्म्ड ओनली एज अ प्राइवेट कंपनी। ठीक है, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग और भी बाकी के क्लासेस ऑफ कंपनीज़ को सीखेंगे।